नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं मनी 9 और हमारे खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के अलावा विवादों या डिस्प्यूट से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर, देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के विलय को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। एचडीएफसी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और सीईओ केके मिस्त्री के मुताबिक एनसीएलटी की मंजूरी आने से दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया जुलाई 2023 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल 2022 को एचडीएफसी लिमिटेड ने एचडीएफसी बैंक के साथ विलय का ऐलान किया था। इस विलय के मुताबिक एचडीएफसी बैंक की 100% हिस्सेदारी पब्लिक शेयरधारकों के पास होगी और एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों का बैंक में 41% हिस्सा होगा। अब इस मर्जर के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके लिए बैंक ने कुछ रियायतों की मांग भी की है। माना जा रहा है कि मर्जर पूरा होने की तारीख के करीब आरबीआई ये रियायतें देने पर विचार करेगा। साथ ही दूसरी खबर में आरबीआई ने नेशनल हाउसिंग बोर्ड यानी एनएचबी के नियमों का अनुपालन न करने के चलते एचडीएफसी लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 20 मार्च को जब यह खबर आई तो एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर 1/4% और एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 0.25% की कमजोरी के साथ बंद हुए थे। दूसरी खबर, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर इस हफ्ते 3-4 खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि जियो समेत टेलीकॉम कंपनियों की ओर से मोबाइल टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की जा रही है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों के बीच एक दूसरे से बेहतर मोबाइल प्लान लॉन्च करने की होड़ भी शुरू हो गई है। हाल ही में जियो ने 599 रुपए का पोस्टपेड प्लान लॉन्च किया था और इसके मुकाबले में एयरटेल ने भी 599 रुपए का नया फैमिली प्लान लॉन्च कर दिया है। पिछले हफ्ते जियो ने अपने एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान की कीमत 199 रुपए से बढ़ाकर 299 रुपए कर दी थी, यानी 50% की वृद्धि करी थी। इसके अलावा एयरटेल ने भी अपने सभी पोस्टपेड ग्राहकों और 239 रुपए से ज्यादा के प्लान वाले प्रीपेड ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G एक्सेस की घोषणा की है, जबकि लॉन्च के बाद से ही अपने 4G प्लान वाले ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा की पेशकश कर रही है जियो। 20 मार्च को आरआईएल का शेयर करीब 1% गिरकर 19 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ था, जो कि 24 अगस्त 2021 के बाद सबसे निचला स्तर था। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा के लॉन्च के बाद रिलायंस कंज्यूमर एफएमसीजी कारोबार को तेजी से बढ़ाने जा रही है। कंपनी अब देश भर के किराना स्टोर्स पर पैक्ड सामान की डिलीवरी शुरू करने जा रही है। शुरुआत में होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स उतारे जाएंगे। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उसका मकसद कम कीमत पर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध कराना है। एफएमसीजी सेगमेंट में रिलायंस की एंट्री के बाद इस सेक्टर की दूसरी दिग्गज कंपनियों को चुनौती मिल सकती है। 23 मार्च को आरआईएल का शेयर 1.25% गिरकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, जीएमआर ग्रुप की होल्डिंग कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम पहले जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते थे, इसने जीएमआर एयरपोर्ट्स को खुद के साथ विलय की घोषणा की है। जीएमआर एयरपोर्ट्स फिलहाल दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती है और इस विलय से फ्रांस के एयरपोर्ट ऑपरेटर ग्रुप एडीपी का मर्जर के बाद बनी नई कंपनी में 32.3% यानी दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होगा। ये मर्जर वित्त वर्ष 2024 यानी अगले वित्त वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है और जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जीएमआर ग्रुप की सबसे ज्यादा 33.7% हिस्सेदारी होगी। इस मर्जर की नींव 2020 में रखी गई थी ताकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई और बैलेंस शीट को मजबूत किया जा सके। यही नहीं, इससे दोनों ग्रुप्स की पार्टनरशिप मजबूत होगी और नए एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाने में भी मदद मिलेगी। 21 मार्च को खबर आने के बाद जीएमआर एयरपोर्ट्स का शेयर 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर का रुख कर लेते हैं। दिग्गज मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक यानी HZL ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 26 रुपए के चौथे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इस तरह पूरे वित्त वर्ष 2023 के लिए कंपनी ने 32,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। इस बार के डिविडेंड पर कंपनी कुल 10,986 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जिसमें पेरेंट कंपनी वेदांता को 7,132 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार को 3,245 करोड़ रुपए और सरकारी कंपनी एलआईसी को भी 296 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। इस रकम से वेदांता को अपने कर्ज का भुगतान करने में मदद मिलेगी, पर इस डिविडेंड देने के फैसले से ब्रोकर्स काफी चिंतित हैं। सिटी ने तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर पर बिकवाली की राय के साथ 260 रुपए का लक्ष्य दिया है, क्योंकि इस भुगतान के बाद कंपनी नेट कैश से नेट डेट यानी कर्ज में आ जाएगी। 22 मार्च को जब यह खबर आई तो हिंदुस्तान जिंक का शेयर 2.25% और वेदांता का शेयर 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक को लेकर 2 खबरें आई हैं। पहला ये कि बैंक के बोर्ड ने कुल 4,930 करोड़ रुपए के एनपीएस और बट्टे खाते में डाले हुए लोन को एआरसी को बेचने की मंजूरी दे दी है। 4,930 करोड़ में से
2316 करोड़ रुपए के एनपीएस के लिए करीब 371 करोड़ रुपए और बट्टे खाते में डाले हुए 2614 करोड़ रुपए के लोन के लिए करीब 369 करोड़ रुपए की बोली मिली है। दूसरी खबर यह है कि बैंक ने 52 साल के रतन कुमार केश को अगले 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ईडी नियुक्त किया है और इसके लिए आरबीआई से भी मंजूरी मिल चुकी है। 22 मार्च को बंधन बैंक का शेयर करीब 4% की मजबूती के साथ बंद हुआ था और दिन के दौरान 8 हफ्ते में सबसे बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। छठी खबर, सोमवार 20 मार्च को पीई कंपनी वॉर्बर्ग पिंकस ने मल्टीप्लेक्स चेन चलाने वाली कंपनी पीवीआर में करीब 2.5% हिस्सेदारी खुले बाजार में बेच दी है। बीएसई पर उपलब्ध ब्लॉक डील डेटा के मुताबिक वॉर्बर्ग पिंकस की सहयोगी कंपनी बेरी क्रीक इन्वेस्टमेंट ने कुल 24,39,000 शेयर 3 चरणों में बेचे हैं, जो कि कंपनी के करीब 2.5% हिस्से के बराबर है। यह हिस्सेदारी 1559 रुपए 35 पैसे प्रति शेयर के औसत भाव पर बेची गई है, जिससे कुल 380 करोड़ रुपए की रकम मिली है। आंकड़े बताते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और सोसाइटी जनरल ओडीआई ने ब्लॉक डील में ये शेयर खरीदे हैं। फरवरी 2023 के अंत तक बेरी क्रीक इन्वेस्टमेंट की कंपनी में 2.49% हिस्सेदारी थी, यानी कि पूरी हिस्सेदारी कंपनी की ओर से बेच दी गई है। 20 मार्च को पीवीआर का शेयर करीब 2.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर, ट्रैक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एमएनएम को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला यह कि अपनी ईवी इकाई के लिए 1.3 अरब डॉलर तक की रकम जुटाने के लिए कंपनी की विदेशी निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। यह रकम अगले 2 वित्त वर्ष में और कई चरणों में जुटाई जाएगी। इस रकम का इस्तेमाल हाल में स्थापित ईवी कंपनी के क्षमता विस्तार में तेजी लाने में किया जाएगा। फिलहाल इस इकाई की वैल्यू 9.1 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी जा रही है। दूसरी खबर यह है कि एमएनएम ने एग्रीटेक फर्म मित्रा एग्रो इक्विपमेंट्स में वीसी फर्म ओमनीवोर का 52.67% हिस्सा खरीद लिया है। हालांकि एमएनएम ने इस डील की रकम का खुलासा नहीं किया है, पर इस सौदे के बाद कंपनी की मित्रा एग्रो में हिस्सेदारी 47.33% से बढ़कर पूरी 100% हो जाएगी। एमएनएम का अगले 5 साल में एग्रो मशीनरी बिजनेस को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है और मित्रा एग्रो में तेजी से ग्रो कर रहे हॉर्टिकल्चर मार्केट में एमएनएम को ग्रोथ और विस्तार में मदद मिलेगी। 21 मार्च को एमएनएम का शेयर करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी आईओसी को लेकर भी इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला ये कि कंपनी ने एनटीपीसी की सहयोगी कंपनी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए करार किया है। यह करार एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी यानी एनजीईएल ने किया है ताकि आईओसी की रिफाइनरीज की पूरे दिन की पावर जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस करार से दोनों महारत्न कंपनियों को अपने कोर कारोबार में सरकार के क्लीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। दूसरी खबर यह है कि आईओसी के बोर्ड ने ओडिशा में पैरादीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर 61,077 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस प्रोजेक्ट से कंपनी के पेट्रोकेमिकल कारोबार में सुधार के साथ साथ फ्यूल कारोबार को डी रिस्क करने में भी मदद मिलेगी। 22 मार्च को आईओसी का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर की ओर चलते हैं। टाटा समूह ने एयर इंडिया के स्टाफ के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस की घोषणा की है। पिछले 9 महीने में टाटा समूह की ओर से यह दूसरा वीआरएस है जिसकी पेशकश एयर इंडिया के कर्मचारियों को की जा रही है। इस वीआरएस के जरिए टाटा समूह की कंपनी की कर्मचारी संख्या 2100 से घटाने की योजना है। यही नहीं, 40 साल की ऊपर की उम्र और 5 साल का कंटिन्यूअस कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे इस वीआरएस के लिए टाटा समूह ने 200 करोड़ रुपए की रकम अलग कर रखी है। इससे पहले जून में कंपनी ने करीब 1500 कर्मचारियों ने पहले वीआरएस ऑफर को एक्सेप्ट किया था। पिछले साल जनवरी में जब टाटा समूह ने सरकार से एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीदी थी, तब कंपनी के 8,084 परमानेंट कर्मचारी थे, जिसमें से 5,000 अगले 5 साल में रिटायर होने वाले थे। इसके अलावा दूसरी खबर में विस्तारा के सीईओ विनोद खन्ना के मुताबिक मेगा मर्जर की प्रक्रिया के तहत कंपनी के सभी 5100 कर्मचारियों को एयर इंडिया में शामिल कर लिया जाएगा। 10वीं खबर की ओर चलते हैं। पी फर्म ब्लैकस्टोन ने छोटी आईटी कंपनी आर सिस्टम्स इंटरनेशनल की डीलिस्टिंग के लिए अपने ऑफर को बढ़ाने का फैसला किया है। ब्लैकस्टोन ने कंपनी के शेयरधारकों के लिए पहले के 246 रुपए के मुकाबले अपने ऑफर को बढ़ाकर 262 रुपए कर दिया है। इसके अलावा पी फर्म ने प्रमोटर्स का हिस्सा खरीदने के लिए दिए गए ऑफर को नीचे की ओर रिवाइज कर दिया है। प्रमोटर्स का 51.67% हिस्सा खरीदने के लिए 245 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1497 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, जिसे अब पहले चरण के लिए घटाकर 244 रुपए और दूसरे चरण के लिए घटाकर 227 रुपए कर दिया गया है। यानी ब्लैकस्टोन अब प्रमोटर्स को 1436 करोड़ रुपए का ही भुगतान करेगी। इस तरह पूरे 100% हिस्सा खरीद के लिए ब्लैकस्टोन 2,933 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नवंबर 2022 में ब्लैकस्टोन ने 35.9 करोड़ डॉलर में कंपनी का मेजॉरिटी हिस्सा लेने और डीलिस्टिंग करवाने का ऐलान किया था। 22 मार्च को आर सिस्टम्स का शेयर 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था।
11वीं खबर, कर्ज के बोझ को कम करने के लिए पूंजी जुटाने की मंशा रखने वाले वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की ओर से अब 5% से कम हिस्सा बिक्री के विकल्प पर विचार करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अनिल अग्रवाल की ओर से इस बिक्री की खबरों का खंडन कर दिया गया है, पर माना जा रहा है कि हिस्सा बिक्री के विकल्प पर तब विचार किया जाएगा जब पूंजी जुटाने के बाकी रास्ते बंद हो जाएंगे। बीते एक साल में शेयर 30% से ज्यादा गिर चुका है और करीब $12.5 अरब के मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5% हिस्से की कीमत लगभग $63 करोड़ आंकी जा रही है। आपको बता दें कि फरवरी तक कंपनी पर कुल $7.7 अरब का नेट कर्ज बकाया था और अप्रैल में $40 करोड़ के बॉन्ड्स का भुगतान करना है। 23 मार्च को वेदांता का शेयर 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 12वीं खबर की ओर चलते हैं। दैनिक भास्कर ग्रुप की थर्मल पावर कंपनी डीबी पावर ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स यानी जीआईपी से उसका हिस्सा 400 करोड़ रुपए की राशि में खरीद लिया है। इस तरह जीआईपी का डीबी पावर से एग्जिट हो गया है। गौरतलब है कि अदानी ग्रुप की ओर से डीबी पावर को खरीदने की डील रद्द होने के करीब 1 महीने के अंदर ही इस डील की घोषणा की गई है। हालांकि अदानी ग्रुप ने सौदा रद्द करने के लिए कोई वजह नहीं बताई थी, लेकिन अगस्त 2022 में अदानी ग्रुप ने अदानी पावर के जरिए 7,017 करोड़ रुपए में डीबी पावर को खरीदने की सहमति जताई थी। 23 मार्च को जब खबर आई तो अदानी पावर का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर देख लीजिए। पहली खबर 24 जनवरी को जारी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ग्रुप को अपने कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर निवेश घटाना पड़ा है या क्षमता विस्तार का काम रोकना भी पड़ा है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट गुजरात के मुंद्रा में बनने वाला पेट्रोकेमिकल प्लांट है। 34,900 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में फिलहाल के लिए काम रोक दिया गया है। अदानी ग्रुप का पूरा फोकस कर्ज घटाने और पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर है। ग्रुप की तरफ से बड़े निवेश वाले नए प्रोजेक्ट्स में फिलहाल काम घटा दिया गया है। 20 मार्च को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर जब ये खबर आई तो 3.5% की गिरावट लेकर बंद हुआ था, पर 21 मार्च को ग्रुप की ओर से अपडेट आया कि अगले 6 महीने में प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर पूरा होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए रकम जुटाने के लिए बैंकों के साथ अभी भी बातचीत चल रही है। 21 मार्च को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, टाटा समूह की एफएमसीजी कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा कंज्यूमर की बिस्लेरी में हिस्सा खरीदने से जुड़ी बातचीत टूट गई है और वजह है वैल्यूएशन को लेकर दोनों कंपनियों में सहमति ना बन पाना। देश की सबसे बड़ी पैकेज वाटर कंपनियों में से एक बिस्लेरी को यह डील करीब 7,000 करोड़ रुपए में होने की उम्मीद थी, पर दोनों कंपनियों के बीच मतभेद होने के कारण यह डील पूरी नहीं हो पाई है। एपिसोड नंबर 49 में हमने आपको बताया था कि बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान 82 साल के हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों के अलावा कोई उत्तराधिकारी ना होने की वजह से वो ये डील करना चाहते हैं। पर अब खबर ये आ रही है कि उनकी बेटी जयंती चौहान अब इस कारोबार को आगे बढ़ाएंगी, जो कि बिस्लेरी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन है और कंपनी के सीईओ एंजेलो जॉर्ज के नेतृत्व वाली प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर काम करेंगी। बिस्लेरी के अलावा इस कंपनी के पास प्रीमियम पैकेज वाटर ब्रांड वेदिका और स्पाइसी लिमोनाटा फॉन्जो बिस्लेरी सोडा नाम के 4 फिजी ड्रिंक्स भी हैं। वहीं इस अधिग्रहण से टाटा कंज्यूमर इस सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी बन जाती। 20 मार्च को टाटा कंज्यूमर का शेयर करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक आरबीएल पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2022 के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के चलते आरबीआई की ओर से जुर्माना लगाया गया है। दरअसल बैंक के रिकवरी एजेंट पर लोन वसूली के लिए ग्राहकों को धमकी देने और उत्पीड़न करने का आरोप है। आरबीआई की जांच में पता चला है कि बैंक कुछ मामलों में अपने आंतरिक लोकपाल के निर्णयों को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया है। यही नहीं, बैंक ने अपने रिकवरी एजेंट्स की पुलिस वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित नहीं की है। 21 मार्च को आरबीएल बैंक का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कैपिटल के कर्ज समाधान के लिए ई ऑक्शन यानी नीलामी का दूसरा राउंड करवाने से जुड़े एनसीएलटी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 20 मार्च को हुई तत्काल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के लेंडर्स को नीलामी का फ्रेश राउंड करवाने की मंजूरी दे दी है, जो कि टॉरेंट ग्रुप के लिए बड़ा झटका है। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि नीलामी का नतीजा इस मामले में तय किए गए फैसले के अधीन होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगस्त 2023 में होगी। एपिसोड नंबर 64 में हमने आपको बताया था कि टॉरेंट ग्रुप ने एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, क्योंकि 2 मार्च को एनसीएलटी ने रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स को ई ऑक्शन का दूसरा यानी फ्रेश राउंड करवाने की मंजूरी दे दी थी। दूसरे राउंड में लेंडर्स ने 8,000 करोड़ रुपए के अपफ्रंट कैश के साथ साथ कम से कम 9,500 करोड़ रुपए की शुरुआती बोली की मांग की है। 21 मार्च को रिलायंस कैपिटल का शेयर 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था।
पांचवी खबर, सोमवार 20 मार्च को एनएसई कोलोकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी सैट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एपिसोड नंबर 58 में हमने आपको बताया था कि सैट ने सेबी के अप्रैल 2019 के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे एनएसई और एक्सचेंज के कुछ पूर्व अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सेबी ने एनएसई को 12% सालाना ब्याज के साथ 625 करोड़ रुपए का मुनाफा लौटाने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा एनएसई के पूर्व एमडी व सीईओ रवि नारायण और चित्रा रामकृष्णा को इस दौरान मिली सैलरी का 25% हिस्सा लौटाने के लिए भी कहा गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सेबी से एनएसई को 300 करोड़ रुपए का रिफंड देने के लिए भी कहा है, क्योंकि इस मामले में एनएसई की ओर से जुर्माने और ब्याज के तौर पर ऑलरेडी 1044 करोड़ रुपए की रकम जमा की जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला एनएसई की कोलोकेशन सुविधा के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में खामियों से जुड़ा है, जिससे कुछ संस्थाओं को कथित तौर पर प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एमडी व सीईओ रवि नारायण, चित्रा रामकृष्ण और कुछ अन्य लोगों को नोटिस भी जारी किया है और अगली सुनवाई इस मामले में सितंबर महीने में होगी। छठी खबर, बुधवार 22 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग की ओर से बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी सोबा लिमिटेड के रजिस्टर्ड ऑफिस और अन्य प्रीमाइसेस की तलाशी ली गई है। इस मामले में कंपनी ने कहा कि वो आयकर अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं, पर तलाशी या जांच की वजह नहीं बताई गई है। माना जा रहा है कि यह मामला टैक्स चोरी का है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में जमीन अधिग्रहण खर्च बढ़ने के चलते सोबा का मुनाफा लगभग आधा हो गया था। कंपनी का जमीन खरीद खर्च 23.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 532 करोड़ रुपए और कुल खर्च 51.7% बढ़कर 863 करोड़ रुपए रहा है, जिससे मुनाफा करीब 48% घटकर 31.8 करोड़ पहुंच गया। इसके विपरीत समान अवधि में ग्रुप की दूसरी कंपनी यानी डीएलएफ का मुनाफा करीब 37% और मैक्रोटेक डेवलपर्स का मुनाफा 41.4% बढ़ा था। 22 मार्च को जब यह खबर आई तो सोबा लिमिटेड का शेयर करीब 13% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 431 रुपए 65 पैसे का 52 वीक लो भी टच किया था। सातवीं खबर, श्रेय ग्रुप की दोनों कंपनियों श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड यानी SIFL और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड यानी SEFL के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जा सकती है। ये दलील श्रेय ग्रुप की प्रमोटर और सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी अधिश्री कमर्शियल के वकील ने मंगलवार 21 मार्च को NCLT में हुई सुनवाई में दी है। वकील के मुताबिक SIFL और SEFL के डिफॉल्ट की तारीख उस समय की है जब सरकार ने किसी भी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी फ्रेश कार्यवाही को सस्पेंड कर रखा था। आपको बता दें कि जून 2020 में सरकार ने ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पारित किया था, जिसमें कारोबारियों को कोविड से जुड़ी तनाव से निपटने में मदद करने के लिए फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स या दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी फ्रेश कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया था। इस मामले में अब NCLT में अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। ये पहला मामला नहीं है जब प्रमोटर की ओर से दिवालिया प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की गई है। इससे पहले एपिसोड नंबर 59 में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों के खिलाफ जारी दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगाने से जुड़ी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। ये अर्जी प्रमोटर कंपनी अधिश्री कमर्शियल की ओर से ही दी गई थी। आठवीं खबर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्रे ने वीजा स्टील के कर्ज के लिए अपना ऑफर पहले के 230 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 243 करोड़ रुपए कर दिया है। दरअसल 10 फरवरी को SBI ने वीजा स्टील के 697 करोड़ रुपए के लोन की नीलामी करवाई थी। इस नीलामी में बोली लगाने वाली एक्रे इकलौती कंपनी थी। इस रिवाइज ऑफर के मुताबिक पहले के 33% के मुकाबले अब SBI के लोन की 35% रिकवरी होगी। आपको बता दें कि एक्रे की प्रतिद्वंदी कंपनी आरसिल ने शर्त के साथ लोन की 40% रिकवरी के बराबर की बोली दी है, जिसके बाद SBI ने एक्रे को अपनी बाइंडिंग बिड को बढ़ाने के लिए कहा था। आरसिल का ऑफर इस शर्त के साथ है कि बाकी बचे सारे बैंक उसे अपना कर्ज बेच देंगे। एक्रे के पास पहले से ही वीजा स्टील का 23% कर्ज है, जो उसने 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा और सिडबी से खरीदा था, और बकाया 77% कर्ज का हिस्सा SBI, PNB, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक के पास है। कोई भी ARC जो इस कर्ज को खरीदेगी वो ये चाहेगी कि उसके पास कम से कम 66% हिस्सा हो, ताकि वो कर्ज समाधान प्रक्रिया को कंट्रोल कर सके। 22 मार्च को जब ये खबर आई तो वीजा स्टील का शेयर करीब 3.25% की मजबूती के साथ और SBI का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में, और पहली खबर की ओर चलते हैं। चाइनीज लोन ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पेमेंट गेटवे रेजर पे के अलावा चीनी नागरिकों की ओर से चलाई जा रही
3 फिनटेक कंपनियों के साथ साथ 3 एनबीएफसी कंपनियों और कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है, जिसमें कई लोगों के साथ कथित तौर पर धोखा किया गया है। कुल मिलाकर 7 एंटिटीज और 5 इंडिविजुअल्स को दोषी पाया गया है। ईडी के मुताबिक ये फिनटेक कंपनियां गैर कानूनी तरीके से लोन दे रही थी और कमीशन की एवज में एनबीएफसी कंपनियां इनको अपना नाम इस्तेमाल करने दे रही थी, जो कि आरबीआई की उचित व्यवहार संहिता का भी उल्लंघन है। दूसरी खबर, शेयर बाजार में पेटीएम और कई दूसरे स्टार्टअप्स के आईपीओ के खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने आने वाले कई स्टार्टअप आईपीओ को लेकर निगरानी बढ़ा दी है और मंजूरी देने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत हाल ही में सेबी ने करीब आधा दर्जन स्टार्टअप्स की आईपीओ से जुड़ी अर्जी को वापस लौटा दिया है। इन कंपनियों ने सितंबर 2021 से मई 2022 के दौरान सेबी को आवेदन दिया था और जनवरी से लेकर मार्च के दौरान इन अर्जियों को वापस लौटाया गया है। वापस भेजी गई अर्जियों में ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो का नाम भी शामिल है। इन सभी कंपनियों को नई सिरे से आईपीओ के लिए आवेदन जारी करने को कहा गया है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस की अपने कर्ज को लेकर लेंडर से मोलतोल और बातचीत चल रही है। इसी के तहत कंपनी ने अपने 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन बी पर ब्याज दर बढ़ाने की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अपने लोन की ब्याज दर में 2 से 2.5% की वृद्धि का फैसला ले सकती है। बायजूस ने नवंबर 2021 में लाइबोर प्लस 5.5% की फ्लोटिंग ब्याज दर पर टर्म लोन बी उठाया था। माना जा रहा है कि कंपनी इस फ्लोटिंग ब्याज दर में थोड़ा और बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे कुल फ्लोटिंग ब्याज दर 7.5 से 8% हो जाएगी। इसके अलावा कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी की कन्वर्टिबल नोट्स के जरिए $50 करोड़ तक जुटाने की भी योजना है। चौथी खबर, स्टार्टअप्स में छटनी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला होम रेनोवेशन और इंटीरियर्स प्लेटफॉर्म लिवस्पेस से जुड़ा है, जिसने अपने करीब 2% स्टाफ को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। निकाले गए कर्मचारियों को 17 मार्च को भेजी गई ईमेल के जरिए इस फैसले के बारे में बताया गया था। इस छटनी से कंपनी की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टीम के 45% हिस्से पर असर हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में मुनाफे में आने की मंशा से कंपनी ने यह छटनी की है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022 में लिवस्पेस को 645 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि बिक्री 570 करोड़ रुपए पर रही थी। इससे पहले 2020 में भी कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते कंपनी ने 450 कर्मचारियों या 15% स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया था। पांचवी खबर, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म नुवामा वेल्थ, जो पहले एडलवाइस पर्सनल वेल्थ एडवाइजरी के नाम से जानी जाती थी, उसने वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म पिकराइट टेक्नोलॉजीज में 74% हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि दोनों कंपनी ने डील की रकम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस डील के जरिए कंपनी के पुराने निवेशकों को एग्जिट मिलेगा, जबकि बाकी बचा 26% हिस्सा कंपनी के फाउंडर्स के पास वैसे ही बना रहेगा। आपको बता दें कि पिकराइट एक मार्केट प्लेस का काम करती है, जो अक्रॉस एसेट क्लासेस निवेशकों को वित्तीय सलाहकारों से मिलवाती है। छठी खबर, फिनटेक कंपनी भारत पे ने मुंबई की एनबीएफसी कंपनी ट्रिलियन लोन्स फिनटेक में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। इस कंपनी ने ट्रिलियन लोन्स फिनटेक का 51% हिस्सा खरीदने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से मंजूरी मांगी है। इस डील की वैल्यू करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022 में ट्रिलियन लोन्स को 7 करोड़ रुपए की आय और 74 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। सातवीं खबर, एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप फिजिक्स वाला ने यूएई के एडटेक स्टार्टअप नॉलेज प्लैनेट के अधिग्रहण का ऐलान किया है, पर इन दोनों कंपनियों ने डील की रकम की जानकारी साझा नहीं की है। आपको बता दें कि फिजिक्स वाला की ओर से ये पहला विदेशी अधिग्रहण है। इस डील के जरिए फिजिक्स वाला की नॉलेज प्लैनेट की स्कूल पार्टनरशिप्स का इस्तेमाल कर मेना यानी मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन में अधिकतम संख्या में बच्चों तक पहुंच बढ़ाने की योजना है। 2011 में स्थापित नॉलेज प्लैनेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बच्चों को टेस्ट प्रिपरेशन मुहैया करवाती है। तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फीडबैक से हमें इस बात का पता चलता है कि आपको हमारे शो में क्या पसंद है और आपको क्या देखना है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।